हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं सिकंदर कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज जो है 29 अगस्त है। आज 29 अगस्त को जो है बीपीएससी के द्वारा बिहार ऑडिटिंग सर्विस का परीक्षा लिया गया और इसमें जो है ये प्री का परीक्षा था और ये वैकेंसी निकली थी अप्रैल के महीने में और इसका जो परीक्षा लिया गया तो इसमें हम लोग देखेंगे बस सेक्शन वाइज करके सॉल्यूशन को देखेंगे। सॉल्यूशन देखेंगे कि सेक्शन वाइज करने का मतलब यह हुआ कि हम जानते हैं कि प्री में टोटल 150 प्रश्न रहते हैं। 150 प्रश्न में जो है अलग अलग सेक्शन से रहते हैं, जैसे हिस्ट्री से, पॉलिटी से, ज्योग्राफी से, इकोनॉमी से, बिहार इशू रहता है और साइंस रहता है, करंट अफेयर्स रहता है, ये सब रहता है। तो इसमें हम लोग सेक्शन वाइज देखेंगे। सेक्शन वाइज देखने से ये बेनिफिट होगा कि आगामी आप 67वीं बीपीएससी जो देने वाले हैं उसमें देने में जो है आपको सुविधा होगी पढ़ने में, आखिर क्या पढ़ा जाए नहीं पढ़ा जाए, और इस प्रश्न पत्र को देख करके आपको एक आइडिया मिलेगा और है ना। और सेक्शन वाइज देख करके आपको पता चलेगा कि ये भी पता चल पाएगा कि किस सेक्शन से कितने प्रश्न रहते हैं, है ना, एवरेज में, और उसी के आधार पर आप स्मार्ट रणनीति बना करके आप तैयारी में लग सकते हैं। तो इस और साथ ही साथ सॉल्यूशन भी देख पाएंगे अच्छे से, है ना, विश्लेषण तरीके से। तो चलिए, ये बुकलेट सीरीज सी है, किसी लड़के के द्वारा यह परीक्षा दिया गया है। आज ही के डेट में यह परीक्षा हुई है। तो इसमें सी बुकलेट नंबर है और सी बुकलेट में जो है ये पॉलिटी सेक्शन से शुरुआत किया गया है। अलग अलग बुकलेट में अलग अलग सेक्शन से शुरुआत किया जाता है, लेकिन क्वेश्चन सेम रह जाता है सभी बुकलेट में, और लेकिन नंबर का क्वेश्चन नंबर अलग अलग रहे भले, लेकिन जो है क्वेश्चन जो रहता है सेम रहता है। तो ये बुकलेट सी है, तो सी में जो है शुरुआत हुआ है पॉलिटी सेक्शन से, है ना। तो देखिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या है। पहला नंबर क्वेश्चन है कि भारत की संचित निधि से भुगतान किसके अनुमोदन द्वारा किया जा सकता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा भारतीय संसद। जिस लड़के ने इस प्रश्न पत्र से परीक्षा दिया है वो सही मारा है, बी ऑप्शन उसका ये सही है। तो ये है बी, भारतीय संसद के द्वारा जो है यह आपका अनुमोदन के बाद ही जो है संचित निधि से पैसे की निकासी की जा सकती है। भारत सरकार के अधीन अगर बात करें तो दो तरह की निधि होती है, एक आकस्मिक निधि और दूसरा संचित निधि। संचित निधि से जब भी पैसे की निकासी होती है, जब भी कार्यपालिका को ज़रूरत पड़ता है खर्च करने का, तो उसके लिए बाकायदा संचित निधि से पैसे निकालने के लिए संसद में उसे पारित करना होता है, मतलब संसद से अनुमति लेनी होती है, संसद के दोनों सदनों से पास करना होता है, तभी जा करके जो है वो पैसा संचित निधि से निकलता है किसी भी व्यय के लिए, किसी भी खर्च के लिए। और एक आकस्मिक निधि होता है। तो आकस्मिक निधि में जो क्या है कि उसमें संसद की अनुमति लेना आवश्यक नहीं होता है। जब भी सरकार को ज़रूरत पड़ता है पैसे खर्च करने की, और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से, राष्ट्रपति स्वयं विवेक से जो है वो जो है पैसे सरकार को दे देती है खर्च करने के लिए। तो यही अंतर है आकस्मिक निधि और संचित निधि में। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए, राज्यसभा में निम्न राज्यों की सीटों का उचित अवरोही क्रम चुनें। अवरोही क्रम का मतलब होता है कि ऊपर से नीचे सबसे अधिक किसमें है और उससे घटते क्रम में जाना है। तो यहाँ पर देखिए चूंकि है क्या कि राज्यसभा के बारे में पूछ रहा है। संसद में दो सदन होता है, एक राज्यसभा और दूसरा लोकसभा। राज्यसभा को हम उच्च सदन कहते हैं और लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं, जिसको प्रतिनिधि सभा भी कहते हैं। राज्यसभा में जो है अप्रत्यक्ष रूप से सदस्य चुन करके आते हैं प्रत्येक राज्यों से, और लोकसभा में जो है प्रत्यक्ष तौर पर जनता चुन करके भेजती है। तो यही है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है राज्यसभा के सीटों का जो है अवरोही क्रम क्या है। तो सबसे अधिक सीट जो राज्यसभा में है वो है उत्तर प्रदेश के पास, है ना, उसके बाद महाराष्ट्र के पास, उसके बाद तमिलनाडु के पास, उसके बाद बिहार के पास। देखिए, अगर राज्यसभा सीट की बात करेगा तो आपको ये सी आंसर सही है। उत्तर प्रदेश के पास जो है राज्यसभा का सीट है, उत्तर प्रदेश के कोटे से, उत्तर प्रदेश के राज्य से जो वहाँ संसद के राज्यसभा में मेंबर ऑफ राज्यसभा है वो है आपका 31। महाराष्ट्र से कितना है, तो महाराष्ट्र से है आपका 19, और तमिलनाडु से 18 है और बिहार से 16 है। ये राज्यसभा की डाटा हो गई। अब देखिए बिहार, अगर हम लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में थोड़ा सा बिहार और तमिलनाडु में थोड़ा सा अंतर है। उत्तर प्रदेश में 80 सीट है लोकसभा का, महाराष्ट्र में जो है 42 सीट है, 48 सीट है महाराष्ट्र में लोकसभा का। तमिलनाडु में जो है ये तमिलनाडु में 39 सीट है और बिहार में 40 सीट है। तो लोकसभा का बात करता तो बिहार पहले होता, तमिलनाडु बाद में होता, तब डी आंसर हो जाता, ठीक है ना। नहीं सॉरी, बिहार पहले होता तब तमिलनाडु होता, ठीक है। यहाँ पर राज्यसभा का सीट पूछ रहा है, इसलिए सी आंसर सही है, ठीक।
3 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में संशोधन किसके द्वारा प्रारंभ किया जा सकता है, किनके द्वारा प्रारंभ किया जा सकता है। देखिए, जब भी संविधान में संशोधन करने की बात आती है तो वह अधिकार सिर्फ संसद को है, और संसद में 2 सदन होते हैं, एक लोकसभा दूसरा राज्यसभा। तो संशोधन की प्रक्रिया किसी भी सदन में शुरुआत की जा सकती है, चाहे वो लोकसभा में चाहे राज्यसभा में। प्रारंभ जहाँ भी होगा वहाँ पर उस पर डिबेट होगा, बहस होगा, उस पर अगर ज़रूरत पड़ेगी तो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी भी गठित होगी, जांच आयोग भी गठित होगा, है ना, उससे रिलेटेड, और फिर समीक्षा होगी, फिर जा कर के बहुमत से पारित किया जाएगा, फिर दूसरे सदन में जाएगा, फिर दूसरे सदन में भी यही प्रक्रिया अपनाई जाती है, तब जा कर के और फिर राष्ट्रपति के पास जाता है और हस्ताक्षर होकर के वो संशोधन माना जाता है। तो संशोधन हो गया ऐसा माना जाता है। तो ये भारतीय संविधान में संशोधन जो है ना, लोकसभा और राज्यसभा दोनों को समान अधिकार प्राप्त है, किसी भी सदन में शुरुआत की जा सकती है ना, लेकिन दोनों सदनों से पारित होना आवश्यक होता है, ठीक, तब जाकर के राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए जाता है। संविधान संशोधन का मतलब यह हुआ कि संविधान में पहले से जो कुछ प्रावधान किया गया है उसमें कुछ काट छांट करना, उस पर कुछ बातों को कम करना या अधिक उसमें कुछ बातों को जोड़ देना, यही संशोधन कहलाता है। और इस संविधान में संशोधन करने का भी शक्ति दिया गया है संसद को, और यह शक्ति प्राप्त हुई है अनुच्छेद 368 के तहत। और संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है, 3 तरह से संशोधन की प्रक्रिया होती है। एक साधारण बहुमत द्वारा संविधान संशोधन जो है संशोधन की प्रक्रिया है, एक है बहुमत, विशेष बहुमत द्वारा संविधान के संशोधन की प्रक्रिया, और तीसरा होता है विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों की सहमति वाला संविधान संशोधन। तो ये 3 तरह से अलग अलग चीज़ों को, अलग अलग विषयों को, संविधान में उल्लेखित अलग अलग बातों को उसमें अलग अलग खंड में रखा गया है कि बाकायदा इस खंड के चीज़ों को जब भी हम संशोधन करेंगे तो विशेष बहुमत से करेंगे, किस खंड के संविधान की बातों को अगर संशोधन करना होगा तो उससे विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये संशोधन की प्रक्रिया में एक अलग चैप्टर है, उसमें हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये है, तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा लोकसभा और राज्यसभा दोनों, इसका मतलब डी आंसर हो जाएगा केवल 1 और 2, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, भारतीय संविधान में कैबिनेट शब्द का प्रयोग केवल एक जगह किसके तहत हुआ है, मतलब एक ही जगह हुआ है पूरे भारतीय संविधान में कैबिनेट शब्द का प्रयोग, बाकी जगह नहीं हुआ है। तो यह हुआ है अनुच्छेद 352 में। देखिए होता क्या है कि जैसे अनुच्छेद 74 क्या है, अनुच्छेद 74 है कि कहता है कि देश के शासन प्रशासन को चलाने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा जो कि राष्ट्रपति को सहायता करेगा, ठीक है। चूँकि देश का शासन राष्ट्रपति के नाम से होता है और उसके शासन को चलाने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा जो कि राष्ट्रपति को सहायता करेगा। तो ये 74 हो गया। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद होगा, मंत्रिपरिषद में ही जो है एक कैबिनेट होता है जो कि प्रमुख मंत्रियों का एक संगठन होता है जो कि सरकार में उसका प्रमुख भूमिका होती है। तो कैबिनेट का यहाँ पर चर्चा नहीं है, यहाँ मंत्रिपरिषद की चर्चा है ना। हॉल का मतलब सारे मंत्री उसमें शामिल होते हैं मंत्रिपरिषद में, लेकिन कैबिनेट में क्या होते हैं, प्रमुख मंत्री ही शामिल होते हैं। तो मंत्रिपरिषद का चर्चा 74 में किया गया है, कैबिनेट की चर्चा नहीं की गई है, ठीक है। तो ये चीज़ है। अनुच्छेद 78 कहता है कि प्रधानमंत्री जो है शासन प्रशासन से संबंधित सूचना राष्ट्रपति को मुहैया कराएगा, उस प्रधानमंत्री का कर्तव्य होगा। इसका मतलब है कि प्रधानमंत्री जो है राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच में एक कड़ी का काम करेगा, ठीक है। तो ये बात हो गई। अनुच्छेद 352 कहता है कि जब भी देश में जो है किसी तरह की गृह युद्ध छिड़ जाए और बाहर से कोई आक्रमण हो जाए, है ना, अकाल पड़ जाए, इस तरह से जो है देश में राष्ट्रीय आपात घोषणा होता है। तो राष्ट्रीय आपात राष्ट्रपति के द्वारा घोषणा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा जो है के आदेश से, राष्ट्रपति के आदेश से घोषणा, लेकिन राष्ट्रपति अपने से ये घोषणा नहीं करता है। जब इसमें ये कहा गया कि जब कैबिनेट लिखित में राष्ट्रपति को सिफारिश करेगा कि अभी देश में राष्ट्रीय आपात लगा दिया जाए, तब जा कर के जो है राष्ट्रपति आपात लगा देता है 352 के तहत। तो यहीं पर एक बार चर्चा किया गया है कैबिनेट का। तो कैबिनेट का मतलब यह हो गया कि जब भी देश में स्थिति सही नहीं रहेगी तो मंत्रिपरिषद के कुछ प्रमुख मंत्री जो कि कैबिनेट माने जाते हैं, प्रमुख मंत्रियों का समूह, है ना, तो वो जो है लिखित में राष्ट्रपति को जब कहेंगे कि राष्ट्रीय आपात लगा दिया जाए तो वो राष्ट्रपति जो है अपने आदेश से, है ना, राष्ट्रीय आपात लगा देते हैं 352 के तहत, ठीक है। तो ये है, तो यहाँ पर कैबिनेट का प्रयोग हुआ है 352 के में, ये है। 5वां क्वेश्चन देखिए, विधानसभा के दोनों सदनों द्वारा बिल पास होने के बाद राज्यपाल के पास निम्न विकल्प होते हैं। अब देखिए, जैसा कि
संसद कानून बनाती है, संसद में 2 सदन है, लोकसभा राज्यसभा। फिर वो जो है कोई भी विधेयक दोनों सदनों से पारित हो जाती है तो फिर राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए जाता है, तब वो हस्ताक्षर हो जाने के बाद वो विधेयक अधिनियम में परिवर्तित हो जाता है। उसी प्रकार से सभी राज्यों में भी विधानसभा है ना, विधानमंडल है, वो उनका भी काम जो है राज्य के सूचियों से संबंधित, राज्य विषय की सूचियों से संबंधित विषयों पर कानून बनाना। तो वो कानून बनता है वहाँ पर, तो फिर विधानसभा में पारित होगा, तभी जा कर के जो है राज्यपाल का उस पर हस्ताक्षर होगा, तभी वो अधिनियम का रूप लेता है। ठीक है, तो ये है। तो वहाँ पर क्या जो है प्रोविज़न है, तो विधानसभा में कोई भी कानून जब पारित बिल पास हो जाता है, कोई भी बिल मतलब विधेयक पास हो जाता है, तब वो राज्यपाल के पास जाएगा और राज्यपाल को अधिकार होता है कि उस पर अनुमति दे दे, मतलब हस्ताक्षर कर दे। ठीक है, तो एक भी सही है। दूसरा है वो अपनी अनुमति को रोक भी सकता है, ये भी सही है, राज्यपाल को ये विशेष शक्ति प्राप्त है। या तीसरा होता है वो बिल को पुनर्विचार के लिए वापस भी भेज सकता है, एक बार कहेगा विधानसभा को कि इसमें कुछ चेंजिंग कर लीजिए, अच्छा नहीं है, तब हम हस्ताक्षर कर देंगे, तो ये भी सही है। चौथा है वह बिल को मतलब विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित भी रख सकता है, तो राज्यपाल को ये भी एक विशेष शक्ति प्राप्त है कि जो विधानसभा में पारित विधेयक को वो राष्ट्रपति को दिखाने के लिए जो है सुरक्षित भी रख सकता है। कहता है कि हम हस्ताक्षर करेंगे, पहले राष्ट्रपति के पास भेजते हैं, वो क्या कहते हैं उसके बाद हम कर देंगे। तो इस तरह के ये चारों बात सही है। इसका मतलब है कि ये पांचवा सही नहीं है, प्रधानमंत्री के विचार के लिए नहीं, राष्ट्रपति के विचार के लिए वो जो है सुरक्षित रखता है बिल को राज्यपाल। तो इसका मतलब ये हो गया कि चारों आंसर सही है, मतलब उपयुक्त में से एक से अधिक उत्तर होगा, ये आंसर हो जाएगा 5 का। ठीक है, छठा क्वेश्चन देखते हैं। पंचायत सदस्य की अयोग्यता का प्रश्न कौन निर्धारित करेगा। तो पंचायत सदस्य का मतलब ये होगा कि पंचायती राज से संबंधित जितने भी निर्वाचित सदस्य हैं, चाहे वो मुखिया हो और वार्ड मेंबर हो, है ना, पंचायत समिति सदस्य हो वगैरह, ये सब जो भी है, पंच वगैरह जो भी हो, तो इनके अयोग्यता का प्रश्न जब भी आएगा तो उसको निर्धारण कौन करेगा। तो इसका निर्धारण करने के लिए जान लीजिए कि पंचायती राज से संबंधित जितने भी रूल रेगुलेशन होते हैं उसमें चेंजिंग करने या उसे नए तरीके से नया कानून लगाने या कुछ कानून को हटाने, ये सारा अधिकार उस राज्य के, जिस राज्य में वो पंचायती राज है, उस राज्य के विधानसभा को है, मतलब विधानमंडल को है। ठीक है ना, तो विधानमंडल, तो यही सी आंसर होना चाहिए, है ना। ऐसी संस्था, ऐसी अथॉरिटी जिसे राज्य विधानमंडल जो है पावर मुहैया करे विधि बना करके, तो सी आंसर होगा इसका। ठीक है, तो ये है 6 नंबर का सी आंसर होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए। असत्य मेल को चुनना है, मतलब इसमें से कौन रॉन्ग मेल है उसको चुनना है, गलत मेल को। तो अनुच्छेद 48 के सामने लिखा है समान नागरिक संहिता, समान नागरिक कोड, है ना, तो ये गलत है। अनुच्छेद 48 यह नहीं कहता है। और ये जान लीजिए अनुच्छेद 48, 50, 49, 40, 45, ये सारा का सारा अनुच्छेद जो है ये राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत के अंतर्गत आता है ना, भाग 4 के अंतर्गत, संविधान के भाग 4 के अंतर्गत। और ये नीति निदेशक सिद्धांत सरकार को नीति बनाने के लिए निर्देश दे रहा है, संविधान के द्वारा निर्देश दिया जा रहा है अलग अलग अनुच्छेदों के माध्यम से। तो इसमें वही है। तो अनुच्छेद 48 क्या निर्देश देता है, तो समान नागरिक कोड मतलब ये नहीं देता है, ये गलत है। 48 देता क्या था, 48 देता है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कृषि को करना ये सरकार का कर्तव्य है। सरकार इस तरह से कानून बनाएगी ताकि किसान जो है वैज्ञानिक तौर तरीके से कृषि कर सकें, पशुपालन को जो है वैज्ञानिक तौर तरीके से कर सकें, ताकि दूध वगैरह उत्पादन में दुधारू पशुओं की जो है सुरक्षा हो सके, संरक्षण हो सके, ये 48 में कहा गया है। तो ठीक है, 50 में क्या कहा गया देखिए, 50 में यहाँ मेल कर दिया प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल, जो कि गलत है, तो ये भी मेल नहीं है। लेकिन है क्या सही, तो अनुच्छेद 50 में यह कहा गया है कि अनुच्छेद 50 जो है कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण किया जाएगा, है ना, समय के साथ साथ कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग कर दिया जाएगा, ऑटोनोमस बॉडी न्यायपालिका को बना दिया जाएगा, स्वतंत्र निकाय बना दिया जाएगा। ठीक है, सरकार ऐसी व्यवस्था करेगी। जैसे कि मान लीजिए कि पहले क्या होता था कि एक ही अधिकारी को प्रशासनिक कार्य भी देखना होता था और न्यायिक कार्य भी देखना होता था, तो इसीलिए जो है इसमें कहा गया था कि सरकार ऐसी व्यवस्था करेगी जिससे कि प्रशासनिक कार्य को एक अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी ही करेंगे और न्यायिक कार्य को अलग एक व्यवस्था होगी न्यायिक कार्य को देखने वाले। ठीक है, ये है। अनुच्छेद 49 देखिए 49 ग्राम पंचायत का गठन, जो कि गलत मेल है। इसमें सही मेल ये होगा कि इसमें 49 कहता क्या है कि भारत में जितना भी ऐतिहासिक
विरासत का जो भी धरोहर है उसको संरक्षण करना सरकार का कर्तव्य होगा, ये बात है। अनुच्छेद 40 देखिए, कार्य का अधिकार, ये भी गलत मेल है। एक्चुअली में अनुच्छेद 40 कहता है कि ये गांधी जी के विचार से रिलेटेड है, गांधी जी के सपनों से रिलेटेड है। ये अनुच्छेद 40 कहता है, सरकार को निर्देश देता है कि एक ऐसी व्यवस्था करे जिससे कि शासन का विकेंद्रीकरण हो सके। विकेंद्रीकरण मतलब क्या है कि पावर का हस्तांतरण ऊपर से नीचे की ओर जा सके। मतलब इसका मतलब यह था कि पंचायती राज की व्यवस्था किया जा सके। पंचायती राज की व्यवस्था मतलब निचले स्तर पर जो निचले स्तर के लोग होते हैं उसको अपनी खुद की सरकार गठित करने का अधिकार मिले। ठीक है, तो पंचायती राज को स्थापित करने का जो है सरकार को निर्देश दिया गया है अनुच्छेद 40 के तहत, और ये हो भी गया है। 73वां संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज का गठन भी हो गया, तो ये बात है, तो ये सपना भी पूरा हो गया। अब देखिए अनुच्छेद 45 क्या कहता है, समान कार्य के लिए समान वेतन, जो कि गलत है। समान कार्य के लिए समान वेतन इसमें नहीं है ना। तो 45 कहता क्या है, 45 कहता है कि 14 वर्ष से कम आयु वर्ग के जो बच्चे हैं उनको जो है निःशुल्क शिक्षा मुहैया कराएगी सरकार। सरकार की कर्तव्य होगी कि जो है 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा मुहैया कराए, है ना। तो ये सरकार को निर्देश दिया जा रहा है अनुच्छेद 45 के तहत। तो इसमें सारा का सारा अनुच्छेद कोई भी मेल नहीं खाया, सभी गलत लिखा हुआ है। 50 की जगह जो भी बात है वो गलत है, यहाँ पर गलत है, और सही बात मैंने बता दिया, तो ये चीज़ है। तो इसमें उपयुक्त में से सही सभी जो है गलत है, असत्य है। ठीक है, वही बोल रहा था, पूछ रहा था। अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं। उच्च न्यायालय के कार्य क्षेत्र में बदलाव किसके द्वारा किया जा सकता है। हम जानते हैं कि जो है भारत में जो न्यायिक व्यवस्था है वो एकीक प्रणाली के तहत है। एकीक प्रणाली के तहत ये होता है कि ये एक सिस्टम है। सबसे ऊपर में जो है न्यायिक प्रणाली का जो सबसे ऊपर में वो सर्वोच्च न्यायालय है, और उसके बाद जो है उच्च न्यायालय जो कि राज्यों में रहता है, हाई कोर्ट जिसको हाई कोर्ट कहते हैं, और उसके बाद अधीनस्थ न्यायालय होते हैं, जिला कोर्ट वगैरह ये सब आते हैं। ठीक है, तो ये जो उच्च न्यायालय है ना, सुप्रीम कोर्ट के नीचे जो होता है उच्च न्यायालय, ये इनका जो कार्य क्षेत्र में अगर कुछ बदलाव करना होगा तो कौन करेगा। तो इसके कार्य क्षेत्र में बदलाव करना होगा तो संसद करती है, और उसमें भी आधे से अधिक राज्यों की सहमति भी चाहिए। इसका मतलब हो गया कि जो संविधान में कुछ बदलाव कर रहे हैं, आप संशोधन कर रहे हैं, पहले से कुछ व्यवस्था है हाई कोर्ट के बारे में, आप उसमें कुछ संशोधन कर रहे हैं, तो किस रीति से कर रहे हैं, तो संसद के विशेष बहुमत के द्वारा और प्लस आधे से अधिक राज्यों के द्वारा। आधे से अधिक राज्यों का मतलब ये हो गया कि आधे से अधिक विधानसभा के द्वारा। इसमें आंसर यह होगा कि सी आंसर होगा, संसद और राज्य विधानसभा द्वारा मिलकर। ठीक है, ये है। केवल राज्य विधानमंडल उसमें नहीं कर सकता कोई भी बदलाव, जो है किसी भी हाई कोर्ट में कोई भी कार्य रीति, उसके ढांचा, उसका स्ट्रक्चर में बदलाव विधानमंडल को कोई अधिकार नहीं है। ये अधिकार सिर्फ संसद को है और आधे से अधिक राज्यों को है। ये चीज़ हो गया आपका 8 का सी आंसर हो जाएगा। इन्होंने जो भी आंसर मारा है इनका गलत है, बी, ये सी हो जाएगा आंसर। ठीक है, अगला है 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व किसके सुझाव पर हटाया जा सकता है। देखिए, राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल से समाप्ति से, जैसे राष्ट्रपति जब भी नियुक्त होता है, राष्ट्रपति का निर्वाचन हो जाने के बाद जो उनकी नियुक्ति होती है, शपथ ग्रहण ले लेते हैं राष्ट्रपति, तो वो अगले 5 वर्ष तक के लिए पद पर बने रह सकते हैं, जब तक कि उनके बीच में कोई मृत्यु ना हो जाए या आकस्मिक कोई घटना न घट जाए, या है ना, तो तब तक वो बने रहते हैं, या उन पर कोई महाभियोग न लग जाए। लेकिन क्या है कि राष्ट्रपति कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व भी जो है उनको हटाया जा सकता है, मतलब उन पर महाभियोग लगा करके, है ना, अगर वो संविधान का अतिक्रमण किए हैं तो उनको महाभियोग लगा करके उनको हटाया जा सकता है। महाभियोग अनुच्छेद 61 के तहत लगता है। ठीक है, तो कौन लगाता है, तो संसद के दोनों सदन के द्वारा लगाया जाता है ना। किसी भी सदन में शुरुआत होती है, फिर दूसरे सदन में वो पारित होता है, और जिस सदन में शुरुआत होती है वहाँ भी पारित होता है, तब जा कर के राष्ट्रपति को अपना पद छोड़ना पड़ जाता है। इसी को महाभियोग कहते हैं। तो ये हो गया 9 का डी, ये आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, ये 10वां नंबर देखिए कि राज्य में अध्यादेश किसके द्वारा लागू किया जाता है। अध्यादेश कानून होता है। ठीक है, अब देखिए अध्यादेश कानून, ये तो एक्स का आंसर हो जाएगा राज्यपाल, लेकिन अध्यादेश कानून क्या होता है ये समझ लीजिए। ऐसे तो कानून बनाने वाली संस्था केंद्र में संसद है और राज्यों में क्या है, विधानमंडल है। तो राष्ट्रपति भी अध्यादेश जारी करता है, अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी करके भी कानून को लागू करवाता है। तो इधर राज्य में क्या है, राज्यपाल को भी अब शक्ति है अनुच्छेद 213 के तहत, ठीक है, अध्यादेश जारी करके कानून को लागू करवाना।
इसमें अंतर है, राज्यपाल जब भी अध्यादेश जारी करेगा तो राज्य सूची के विषयों से संबंधित ही किसी कानून का अध्यादेश जारी करेगा, और राष्ट्रपति जब भी अध्यादेश जारी करेगा वो संघ सूची के मतलब केंद्रीय सूची के विषयों पर ही लागू करेगा। समवर्ती सूची पर भी वो लागू कर सकता है, तो ये चीज़ है राष्ट्रपति। तो अध्यादेश होता क्या है, जब विधि बनाने वाली संस्था जब सत्र में ना हो, उसका मीटिंग नहीं चल रहा हो और कानून की सख्त ज़रूरत हो, इमीडिएटली ज़रूरत हो, तभी जा कर के जो है राष्ट्रपति को वो अधिकार है कि वो केंद्रीय सूची और समवर्ती सूची पर कोई अधिनियम को लागू कर दे अपने हस्ताक्षर से, तत्काल लागू कर दे। अब बाद में जो है कुछ दिनों का समय दिया जाता है और फिर संसद जब बैठक में बैठती है तो उस पर फिर मोहर लगा दिया जाता है, यानी तो अध्यादेश को रद्द कर दिया जाता है ना। फिर उस पर बहस होती है, डिबेट होता है, फिर मत होता है, पारित होता है। 6 महीना वैलिडिटी रहता है अध्यादेश का। तब तक अगर मोहर लग गया संसद के द्वारा तो राष्ट्रपति का अध्यादेश आगे चलेगा, वो कानून निरंतर चलता रहेगा। उसी प्रकार से राज्यपाल वाला भी अध्यादेश है जो कि 213 के तहत जारी किया जाता है राज्यों में, तो उसमें भी इसी तरह का 6 महीना का वैलिडिटी रहता है। विधानमंडल का फिर से बैठक बैठा, अगर राज्यपाल के द्वारा जारी किया गया अध्यादेश पर मोहर लगा दिया तो ठीक, नहीं तो फिर वो 6 महीने के बाद अनवैलिड हो जाएगा, है ना। तो ये चीज़ है। तो पॉलिटी सेक्शन से देखिए अगला हम इकोनॉमी सेक्शन का क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो पॉलिटी से इस परीक्षा में 10 ही क्वेश्चन पूछा गया है और ये पिछले कुछ वर्षों से ये देखने को मिल रहा है कि बीपीएससी के सभी परीक्षाओं में, चाहे वो सीडीपीओ हो, चाहे वो ऑडिटिंग ऑफिसर का हो, चाहे वो सामान्य सिविल सेवा परीक्षा हो, उसमें पॉलिटी से क्वेश्चन जो है ना कम ही अब पूछा जाता है, ठीक है। लगभग वही 10 से 12, 13, 14, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं रहता है। तो आपको एक आंकड़ा लग गया होगा कि कहाँ से क्या पढ़ा जाए, है ना, कहाँ से कैसा प्रश्न पूछता है, इस तरह से। अगला वीडियो में हम लोग जो है इकोनॉमी सेक्शन से देखेंगे किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया और कैसा पूछा गया और कहाँ से हम लोग को पढ़ लेना चाहिए, है ना। कौन सा क्वेश्चन डाटाबेस पूछा गया, कितना क्वेश्चन डाटाबेस पर है, कितना क्वेश्चन जो है कॉन्सेप्ट बेस पर पूछा गया है, तो ये सब चीज़ भी हम लोग को देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद है आपका हिस्ट्री सेक्शन से, तो हिस्ट्री सेक्शन को देख लेंगे। हिस्ट्री सेक्शन से तो चूँकि ज़्यादा प्रश्न रहता है बीपीएससी में, करीब 40 के करीब प्रश्न रहता है। उसके बाद फिर मैथ सेक्शन है 10 क्वेश्चन। फिर जो है आपका साइंस सेक्शन है ना। साइंस से करीब इसमें 30 प्रश्न पूछा गया है और ये लगभग मेंटेन किया हुआ है बीपीएससी पिछले 3-4 वर्षों से, जो है हर परीक्षा में लगभग 28-30 प्रश्न साइंस से पूछ लेता है। साइंस में मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये 3 साइंस मिला करके 30 प्रश्न पूछ लिया जाता है, उसमें भी बायोलॉजी से ज़्यादा रहता है, ये है। तो इस वीडियो को हम खंडवार इसलिए बना रहे हैं जो है इससे आपको यह पता चल सके कि साइंस खंड से भी जो है 30 प्रश्न पूछा जा रहा है बीपीएससी के द्वारा, तो किस किस खंड से अधिक पूछा जा रहा है, कैसा प्रश्न रह रहा है, पूछने की प्रवृत्ति क्या है, प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति क्या है, ये जानना भी बहुत ज़रूरी है ना। ये चीज़ है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो तुरंत हम लोग फिर आते हैं इकोनॉमी सेक्शन, फिर हिस्ट्री सेक्शन, फिर साइंस सेक्शन, फिर है ना 10 ठो मैथ सेक्शन है, फिर आपका जो है ज्योग्राफी सेक्शन आएगा, फिर बिहार सेक्शन आएगा, है ना। इस तरह से हम लोग सेक्शन वाइज देख लेंगे। 6-7 सेक्शन है उसमें हम लोग देख लेंगे, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।